आदाब दोस्तों, मैं हूँ आरिफ। इस वीडियो में हम F-16 के 3 वर्जन्स का जायज़ा लेंगे। इनमें से एक है F-16V, एक है F-16E और एक है F-16C। तो सबसे पहले हम F-16C की बात कर लेते हैं। इसमें APG-68 रडार लगा होता है, जो कि AESA रडार नहीं है। तो ये जो F-16E स्टैंडर्ड है, इसमें APG-80 AESA रडार लगा होता है और इसके अलावा इसमें कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक्स भी लगे होते हैं, जो कि F-16C में नहीं होते। और फिर अगर आपने F-16C को F-16E के स्टैंडर्ड के ऊपर लेकर जाना है, तो आप F-16C में AESA रडार लगा सकते हैं। और ये जो AESA रडार F-16C को अपग्रेड करने के लिए लगता है, उसका नाम है APG-83 AESA रडार। ये जो APG-80 AESA रडार है, जो F-16E के लिए है, वो लिक्विड कूल्ड रडार है और F-16 का एक अपग्रेडेड फ्रेम है F-16E, जिसके ऊपर ये लगाया जाता है। लेकिन ये जो F-16C है, इसके ऊपर लिक्विड कूल्ड रडार नहीं लग सकता, क्योंकि ये पुराने फ्रेम हैं और इनके ऊपर लगाने के लिए APG-83 AESA रडार डेवलप किया गया है, जो एयर कूलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि लिक्विड कूलिंग के ऊपर। तो ये जो लिक्विड कूलिंग वाले रडार होते हैं, इनकी रेंज ज़्यादा होती है और ये वाइडर रेंज के ऊपर टारगेट्स को हिट कर सकते हैं, जबकि जो APG-83 रडार है, वो एयर कूल्ड होने की वजह से कम रेंज वाला है। यानी लेंथ वाइज़ और विड्थ वाइज़ इसकी रेंज थोड़ी-सी कम होती है, जैसे आप लोग इस फ़ोटो में देख भी सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं F-16E और F-16C के स्टैंडर्ड को F-16B के स्टैंडर्ड के ऊपर कैसे अपग्रेड किया जा सकता है। तो उसके लिए इसमें IRST सिस्टम लगाना ज़रूरी होता है। IRST सिस्टम की रेंज लॉन्ग है और मोर वाइडर है AESA रडार की रेंज से। तो IRST सिस्टम अगर हम F-16C को पहले AESA रडार के ऊपर अपग्रेड करें और फिर IRST सिस्टम लगा दें, वो F-16B बन जाएगा। इसी तरह जो F-16E स्टैंडर्ड है, उसके ऊपर अगर हम AESA रडार तो पहले ही लगा होता है, IRST सिस्टम लगा दें, तो वो भी F-16B स्टैंडर्ड के ऊपर बन जाएगा। F-16B स्टैंडर्ड इस वक़्त दुनिया में कोई है तो नहीं है। ये इंडिया को ऑफ़र किया गया था F-21 के नाम के ऊपर, और F-21 में परफॉर्मल फ्यूल टैंक्स और AESA रडार और IRST सिस्टम लगाकर उसको F-16B के स्टैंडर्ड के ऊपर बनाना था। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। देखने का शुक्रिया।